हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की एनाटॉमी की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। टिश्यू मीन्स ऊतक। ये क्लास हिंदी में है। यदि इसी क्लास को आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं, इंग्लिश में समझना चाहते हैं, तो आप आई बटन पे क्लिक करें। वहां से आपको लिंक मिलेगा और आप डायरेक्ट चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम यूट्यूब पे आपको सर्च करना है, माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आपको वहां से चैनल मिलेगा। टिश्यू क्या है? टिश्यू या ऊतक एक कोशिकाओं का समूह है जो समान कार्य करती हैं, आकार में भी और साइज में भी और शेप में भी लगभग सेम होती हैं। तो उससे हम ऊतक कहते हैं, उस ग्रुप को हम ऊतक कहते हैं। हमारे मानव शरीर में 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। अगर क्लासिफाई करें हम तो 4 प्रकार के होंगे। पहला है उपकला ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू, संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू, मांसपेशियों का ऊतक या मस्कुलर टिश्यू और दिमाग का ऊतक या नर्वस टिश्यू। इस क्लास में हम एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को डिटेल में स्टडी करेंगे। मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू को हम इनसे रिलेटेड जो चैप्टर होगा, जैसे मस्कुलर को मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम में स्टडी करेंगे और नर्वस टिश्यू को नर्वस सिस्टम में स्टडी करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो उपकला ऊतक और संयोजी ऊतक का होगा। एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियम। उपकला ऊतक शरीर की सभी खुली सतहों को कवर करने वाली ऊतकों की एक पतली शीट होती है, जैसे स्किन। और केवल स्किन ही नहीं, अंदर के जो ऑर्गन हैं उनको भी चाहे कवर करना हो, चाहे उनके अंदर की तरफ का अस्तर लगना हो, वो सब एपिथेलियल टिश्यू करेगा। जैसे बाहरी त्वचा, मुंह की आंतरिक परत, पाचन तंत्र, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसकी अंदर की लेयर, स्रावी ग्रंथियां जितनी भी हैं उनकी कवरिंग और लेयर, हार्ट की लेयर, फेफड़े, आंख, कान, मस्तिष्क की जो वेंट्रिकुलर सिस्टम है, रीढ़ की हड्डी की जो इंटरनल जो कैनाल है उसकी अंदर की जो लाइनिंग है वो, इसके अलावा जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट और हर प्रत्येक अंग जो खोखला है उसको अंदर से अस्तरित इसी एपिथेलियल टिश्यू द्वारा किया जाता है। एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम जो है, इसमें जो सेल्स हैं वो बहुत ही पास पास होती हैं और जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं वो बहुत ही कम होता है या न के बराबर होता है। कोशिकाएं आमतौर पर एक झिल्ली के ऊपर स्थित होती हैं। पहले एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और उसके ऊपर ये सेल्स लगी होती हैं एक लेयर की, ठीक है। और ये जो उपकला ऊतक है ये 2 प्रकार का हो सकता है, या तो एक लेयर का या अनेक लेयरों का। एक लेयर का है तो इसे हम सरल या सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे, और अनेक लेयर का है तो इसे हम स्तरीकृत या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे। तो पहले स्टडी करते हैं कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या है। सिंपल का अभी जैसे मैंने आपको बताया एक ही लेयर होगी इसमें। तो जब उपकला या एपिथेलियल टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन पर व्यवस्थित कोशिकाओं की केवल एक परत से बना होता है तो इसे हम सरल उपकला ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं का जो आकार है उसके अनुसार इसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। वो जो सेल का जो शेप है, आकृति है, वो डिपेंड करता है कि उनका काम क्या है, क्या और किस जगह वो लगी हुई हैं, उसके आधार पे उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो क्या है ये क्लासिफिकेशन, आइए देखते हैं। सबसे पहले है स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस मतलब चपटी, फ्लैट। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो क्यूब की आकृति की होंगी, और कोलमनर जो कॉलम की आकृति की होंगी। तो ये क्या है, एक एक करके हम इनको स्टडी करेंगे। पहले आता है स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू जो है वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लगा हुआ सेल्स का एक लेयर का बना हुआ टिश्यू है, और वो जो लेयर है वो कैसी होगी, फ्लैट लेयर होगी सेल्स की। इसमें कोशिकाएं एक दूसरे के साथ बहुत ही घनिष्ठ रूप से टाइल्स की तरह, जैसे फर्श की टाइल होती हैं वैसे एक दूसरे के साथ लगी होती हैं, और ऊपर से बहुत ही चिकनी या फ्लैट होती हैं। अब एक लेयर की बनी हुई है तो इसमें से डिफ्यूजन बहुत आसानी से हो जाता है। डिफ्यूजन मतलब कि जो एक साइड से
दूसरी साइड तक, जैसे ऑक्सीजन का जाना है, पानी का जो बहाव है, आयन है, वो बड़ी आसानी से इसमें से आ जा सकते हैं। तो इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये जो स्क्वेमस एपिथेलियम है, ये कहाँ कहाँ लगा होता है? एक तो हार्ट में जो इंटरनल लाइनिंग है उसकी, जो बहुत ही चिकनी स्मूथ होती है, तो वो स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है। इसी प्रकार जो हमारे फेफड़े हैं, उसका जो एल्वियोलाई है, वायु कोशिका, वो भी स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है। इसीलिए वहां से ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान है वो बहुत इजीली हो जाता है। इसके अलावा जो नेफ्रॉन्स हैं किडनी में, उनकी कलेक्टिंग ट्यूब्स के अंदर भी स्क्वेमस एपिथेलियम लगी होती है। उसके बाद है क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यूबोइडल एपिथेलियम, जैसा कि नाम से क्लियर है क्यूब, तो इसमें जो सेल्स होती हैं वो क्यूब के समान होती हैं, ठीक है। और ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर स्थित होती हैं। ये जो क्यूबोइडल जो एपिथेलियम है वो कहाँ कहाँ लगी होती है? वो वहां होगी जहां पर एब्जॉर्प्शन होना है, या अवशोषण, या सिक्रीशन होना है, या उत्सर्जन होना है। तो जैसा कि हमने देखा, उत्सर्जन कहाँ हो रहा है? गुर्दे में। तो जो गुर्दे की नलिकाएं हैं, यानी किडनी, वहां पर क्यूबोइडल एपिथेलियम हो। और कुछ जो ग्लैंड्स हैं, चाहे वो एंडोक्राइन हो चाहे एक्सोक्राइन हो, वहां भी क्यूबोइडल सेल्स लगी होंगी। कोलमनर एपिथेलियम। कोलमनर मतलब जो सेल्स है वो लंबी होंगी, कोलम के समान, ठीक है। और ये कहाँ? बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, उसके ऊपर ये सेल्स लगी होंगी, पर लेयर एक ही होगी। देखने में मोटी लग रही है, बट लेयर वन है। ये कई अंदरूनी जो अंगों के अंदरूनी हिस्सों में पाया जाता है, और इनमें अलग अलग जगह अलग अलग अनुकूलन होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि वो कहाँ लगी हुई है। जैसे यदि हम देखें, स्टमक की जो कोलमनर एपिथेलियम है वो प्लेन है, ऊपर से बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। तो ये केवल सिक्रीशन का कार्य करेगी। यहाँ बीच बीच में गोबलेट सेल्स होती हैं, वो म्यूकस सीक्रेट करती है। यही कोलमनर सेल जब स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं तो थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। इस समय हम फिर जो कोलमनर एपिथेलियम विद माइक्रोविलाई इनको बोलेंगे, क्योंकि यहाँ जो अपर लेयर है वहां पर ये छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आ जाती हैं, जिन्हें हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। यहाँ पर जब माइक्रोविलाई हो गई है तो इनका काम थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये एब्जॉर्प्शन का काम करती है। और इसी प्रकार जब इनके ऊपर सीलिया होता है, सीलिया क्या है? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कंटिन्यू मूव करती हैं, सीलियरी मूवमेंट, ठीक है ना। इस प्रकार की मूवमेंट ये करती रहती हैं। तो इस प्रकार का जो टिश्यू होता है उसे हम सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम कह देंगे। ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं हमारे जो श्वास नली है उसके अंदर, ठीक है ना। क्योंकि श्वास नली में जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह अंदर जा रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो वो एक तो म्यूकस, जो यहाँ से म्यूकस सीक्रेट हो रहा है, उस पर चिपक जाते हैं। और इसके बाद ये जो डस्ट और ये जो म्यूकस है, इसको कंटिन्यू बाहर निकालना होता है। तो बाहर ये सीलेटेड मूवमेंट से वो जो म्यूकस है डस्ट वाला, वो बाहर आता रहेगा, थ्रोट में आ जाएगा, और वहां से बाहर थूक के निकाल सकते हैं, या अंदर स्टमक में भी चला जाता है। तो ये कंटिन्यू जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। इसी प्रकार ये सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम गर्भाशय ट्यूब जो होती है, फेलोपियन ट्यूब, उसमें भी होती है। वहां ये क्या काम करती है कि जो ओवम है उसको कंटिन्यू मूव कराती रहती है, कहां तक? यूट्रस तक, गर्भाशय तक। तो वहां से इस मूव को कराने में भी ये सीलियरी जो सीलिया है, इनका बहुत महत्व होता है। तो ये तो हमने अभी स्टडी की सिंपल एपिथेलियम, जिसमें एक लेयर थी। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें बहुत सारी लेयर्स होंगी। स्ट्रेटिफाइड या जो स्तरीकृत है, जिसमें स्तर हैं अलग अलग, स्तरीकृत उपकला या एपिथेलियम अलग अलग आकृति की कई कोशिकाओं की लेयर होती है। यानी एक ही टिश्यू के अंदर आपको कोलमनर सेल भी दिखेंगी, क्यूबोइडल भी दिखेंगे, और फ्लैट भी दिखेंगे। क्योंकि जब वो नीचे की जो लेयर है, वहां से वो डेवलप हो रही होती है, वो कोलमनर है। अब जैसे जैसे ये लगातार ग्रो करती हैं, नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, और पुरानी वाली ऊपर जाती रहती हैं, और जैसे वो ऊपर जाती हैं वैसे वो फ्लैट होती जाती हैं, ठीक है। तो कोलमनर से क्यूबोइडल बनी, क्यूबोइडल से और छोटी हो गई, फ्लैट बनी, और लास्ट में वहां से रिमूव कर दी जाती है, हटा दी जाती है। मतलब
हमारा जो ये लेयर है वो चेंज होता रहता है। कौन सा? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम वाला। और इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा कि एक तो जो उसके नीचे हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी सुरक्षा करना, और वियर और टीयर से रक्षा करना। अगर रगड़ लग रही है, ऊपर वाली लेयर चली गई तो नीचे वाली लेयर आ जाएगी, ठीक है ना। इसी अब जो स्ट्रेटिफाइड उपकला है इसे भी हम दो भागों में विभक्त करते हैं। एक तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है और एक ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस क्या होगा? स्क्वेमस मतलब जहां पर फ्लैट सेल्स हैं ऊपर, है ना। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कोशिकाओं की कई परतों का बना होता है। सबसे गहरी जो परत है वो स्तंभाकार होती है, थोड़ी सी कॉलमनर टाइप होंगी, और जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ती हैं वैसे वैसे ये चपटी होती जाती हैं और अंत में यहां से हट जाती है, ठीक है। और नीचे और लेयर बनती रहती है, ठीक है। ये बनेंगी और फिर ये ऊपर आती जाएंगी और लास्ट में हट जाएंगी। तो इस प्रकार ये जो प्रक्रिया है पुनर्निर्माण की, ये पूरे जीवन में लाइफ टाइम सतत चलती रहती है। स्ट्रेटिफाइड जो स्क्वेमस एपिथेलियम है उसे हम आगे कीरेटिन की उपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। कीरेटिन है तो उसे हम कहेंगे कीरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, और कीरेटिन नहीं है तो इसे हम कहेंगे नॉन कीरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। कीरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम क्या है? ये सूखी सतहों पर पाया जाता है, ठीक है। सूखी सतह मतलब जैसे स्किन, बाल, नाखून। इसमें जो सतह पर परत है यानी जो आउटर मोस्ट लेयर है वहां पर मृत कोशिकाएं होती हैं, मृत उपकला कोशिकाएं होती हैं जो अपना नाभिक खो देती हैं, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, और प्रोटीन केरेटिन वो उसमें होता है, जिसके कारण ये काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। ये कठिन अपेक्षाकृत जलरोधी, ठीक है ना, जलरोधी होती हैं, मतलब ये पानी से आपकी सुरक्षा करती हैं। और जो नीचे की कोशिकाएं हैं उनको ड्राई होने से बचाती हैं। अब जब ये पूरी ऊपर आ जाती है त्वचा की सतह पर तो वो लेयर घिस कर चेंज हो जाती है और नीचे से नई स्किन आ जाती है। आगे है दूसरा नॉन कीरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। यह ज्यादातर उन गीली सतहों पर पाया जाता है जो वियर टीयर के होने के उनके चांस रहते हैं, बट वो नम होती हैं। उन्हें सूखने से बचाने के लिए ये कंटिन्यू उसको वियर एंड टीयर जो अपर लेयर है उसको निकालता रहता है। एग्जाम्पल देखें तो आंखों की जो कंजक्टाइवा है वहां पर इस प्रकार का टिश्यू है। मुंह का अंदर जो म्यूकोस मेम्ब्रेन है अस्तर लगा हुआ है। फेरिंग्स, ईसोफेगस और योनि का जो अस्तर है वो सारा का सारा किससे बना हुआ है? नॉन कीरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का। उसके बाद है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी स्ट्रेटिफाइड है, मतलब कई इसके अंदर लेयर्स हैं, ठीक है। बट इसमें बेनिफिट क्या है कि ये रबर की तरह खींच सकता है, ठीक है। तो ये बिना खींचा हुआ है और इसको यदि स्ट्रेच कर दें तो ये इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये वहां होगा जहां पर स्ट्रेचिंग होती है। स्ट्रेचिंग कहाँ होती है? हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। तो ये मूत्राशय में पाया जाता है और मूत्राशय जब भर जाता है, हमारा ब्लैडर भर जाता है तो ये फैल सकता है, ठीक है ना। तो इसमें कलेक्शन होता रहेगा। तो ये हमारा क्या होगा? ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। जब ये ब्लैडर खाली होगा तो वापस ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये इसकी विशेषता है। उसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, संयोजी मतलब ये जोड़ता है, ठीक है। इस उत्तक में जो कोशिकाएं हैं वो अन्य जो हमने अभी स्टडी किया एपिथेलियल उनकी तुलना में दूर दूर होती हैं, यानी पास में बिल्कुल टच नहीं होती, थोड़ा गैप होता है। और जो मैट्रिक्स होता है मतलब जो इंटरसेलुलर मटेरियल है वो ज्यादा होता है और उसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। फाइबर कौन सा है इस पे डिपेंड करेगा, इसके टाइप्स के रूप में अलग अलग टाइप के हो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन फाइबर्स और जो मैट्रिक्स है। बाकी कुछ सेल्स में भी अंतर हो सकता है, बहुत सारी इसके अंदर सेल्स होती हैं उसके आधार पे भी इसका टाइप हो सकता है। संयोजी उत्तकों के कार्य क्या होंगे? एक तो ये बंधन और संरचनात्मक सपोर्ट, या तो किसी को बाइंड करेंगे ऑर्गन को जोड़ेंगे या उसको सपोर्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, परिवहन करेंगे यानी किसी चीज को लेकर जाएंगे दूसरी जगह। जैसे ब्लड भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो ऑक्सीजन और बहुत सारी चीजों को लेकर जाता है।
और इंसुलेशन मतलब कवर लगाएगा, ठीक है ना, इंसुलेट करेगा ताकि हीट का लॉस ना हो। जो संयोजी उत्तक है उसमें जो मुख्य कोशिकाएं हैं जो दूर दूर रहती हैं वो कौन कौन सी हैं? ये तो फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, फैट सेल्स, लिम्फोसाइट्स और मास्ट सेल, ये इतनी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्लस एक मैट्रिक्स होगा जिसमें फाइबर्स होंगे। कनेक्टिव टिश्यूज के प्रकार, कनेक्टिव टिश्यू को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लगभग 8 प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू हैं हमारी बॉडी में। एरियोलर या लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज या फैट कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, इलास्टिक या लचीला टिश्यू, लोचदार टिश्यू भी इसको कहते हैं, कार्टिलेज या उपास्थि, बोन या अस्थि तथा ब्लड। तो इसमें हम जो पहले ये 6 उत्तक हैं इनको आज इस क्लास में स्टडी करेंगे। बोन्स को अलग चैप्टर में स्टडी करेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, और ब्लड को अलग स्टडी करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। एरियोलर टिश्यू या लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है? ये कई अंगों के बीच पाए जाते हैं जहां पर जो शॉक है, जो झटका लगता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, ताकि अंदर जो उसके टिश्यू है उसको नुकसान ना हो। इसमें जो मैट्रिक्स है उसके बीच बीच में फाइब्रोब्लास्ट होते हैं और कुछ फैट सेल्स भी होती हैं जिन्हें हम एडिपोसाइट्स कहते हैं। तो मस्तूल कोशिकाएं और जो मैक्रोफेजेस हैं वो भी वहां पर होती हैं। और फाइबर कौन से हैं? कोलेजन फाइबर और लोचदार फाइबर, ठीक है ना। कोलेजन फाइबर टफ होता है और लोचदार मतलब इलास्टिक फाइबर वो सॉफ्ट होता है। यह शरीर के लगभग हर हिस्से में पाया जाता है और हमारी बॉडी के उन अंगों को लचीलापन बट तन्यता, ठीक है। तन्यता क्या होती है? यानी वो खींच सकते हैं पर टूटेंगे नहीं, और आराम से उसको बड़ा किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, पर वापस अपनी शेप में आ सकते हैं। तो ये एरियोलर टिश्यू की विशेषता है, लचीलापन और तन्यता प्रदान करना। एरियोलर टिश्यू बहुत सारे अंगों को जोड़ने का काम और उनको सपोर्ट करने का काम करता है। जैसे कहां कहां होता है? त्वचा के नीचे जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसमें एरियोलर टिश्यू होता है। मसल्स के बीच में एरियोलर टिश्यू होगा। जो रक्त वाहिकाएं और जो नर्वस सिस्टम है उनके चारों तरफ एरियोलर टिश्यू होगा उनको सपोर्ट करने के लिए। जो हमारी जीआईटी है उसमें भी एरियोलर टिश्यू है उसको सपोर्ट करने के लिए, स्पेशली जो कवरिंग है उसके लिए। और जो ग्लैंड्स हैं उनको भी ये सपोर्ट करता है, वहां पर भी ये प्रेजेंट होता है। यहां पर आप देखिए इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि जो सेल्स हैं, जैसे एक ये हो गई फैट सेल्स है, ये मैक्रोफेजेस हैं, मास्ट सेल्स हैं, ये फाइब्रोब्लास्ट हैं, तो ये दूर दूर है। एक कोशिका यहाँ हो गई, दूसरी थोड़ी दूर होगी, और ये फाइबर्स हैं, ठीक है ना। फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और मैट्रिक्स जो इंटरसेलुलर मेटीरियल होता है वो इसमें होता है। दूसरा अगला टाइप है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज को हम फैट टिश्यू भी बोलते हैं या वसा उत्तक। इसमें वसा कोशिकाएं होती हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े वसा ग्लोब्यूल्स होते हैं। जैसे ये कोशिका है, इसमें छोटा सा न्यूक्लियस और पूरी ये फैट से भरी हुई होती है, ठीक है ना। तो फैट कलेक्शन का भी काम ये करती हैं। और बाकी जो मटेरियल होता है बिल्कुल एरियोलर टिश्यू जैसा ही मटेरियल होता है। ये जो वसा उत्तक है ये 2 प्रकार का हो सकता है, व्हाइट फैट सेल्स, व्हाइट फैट टिश्यू, और ब्राउन फैट टिश्यू, भूरा, सफेद और भूरा, है ना। तो व्हाइट जो एडिपोज टिश्यू है वो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। और जब कहते हैं कि फैट जम रही है, मोटा हो रहा है, फैटी हो रहा है, तो वो फैट इस व्हाइट एडिपोज टिश्यू के रूप में जमती है। कभी कभी ये पीला भी दिखाई दे सकता है, डिपेंड करता है कि हम खाना कैसा खा रहे हैं। अगर कैरोटीन ज्यादा ले रहे हैं तो थोड़ा पिगमेंट के कारण ये कलर चेंज हो सकता है। सफेद वसा ज्यादातर लिपिड के भंडारण में योगदान देता है और ठंडे तापमान और यांत्रिक चोटों से हमारी इंसुलेशन के रूप में रक्षा करता है, यानी बॉडी को इंसुलेट कर देता है और सुरक्षा करता है। सफेद वसा उत्तक हम देखते हैं कि स्पेशली जो किडनी है उसके चारों तरफ उसको सपोर्ट करने के लिए, और आंखों के जो आई बॉल है उसको सपोर्ट करने के लिए, कुशनिंग करने के लिए व्हाइट एडिपोज टिश्यू होता है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ब्राउन एडिपोज टिश्यू नॉर्मली एडल्ट में नए के बराबर होता है,
बच्चों में ज्यादा होता है। जो न्यू बोर्न में तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, वहां तो जितना भी ये फैट होता है वो ब्राउन फैट के रूप में होता है। ब्राउन फैट का जो बेनिफिट है वो क्या है कि एक तो ये जब मेटाबोलाइज होगा तो ज्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है ना, एनर्जी ज्यादा नहीं होगी पर हीट बहुत ज्यादा होगी, तो बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ब्राउन फैट होता है। जैसे जैसे वयस्क होता जाता है इस फैट की मात्रा कम होती जाती है। उसके बाद टिश्यू है लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है ना। लिम्फ आपने देखा होगा हमारी बॉडी में बहुत सारे लिम्फोइड टिश्यू हैं, जैसे टॉन्सिल्स और इसके अलावा लिम्फोइड उत्तक, जैसे लिम्फ नोड्स हमारी बॉडी में जगह जगह हैं, तो ये सारे लिम्फ टिश्यू के बने होते हैं। लिम्फ टिश्यू क्या है, इसे हम जालीदार उत्तक के रूप में भी जानते हैं, रेटिकुलर टिश्यू। रेटिकुलर क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, महीन शाखाओं, धागे जैसी शाखाओं वाले रेटिकुलर फाइबर्स इसमें होते हैं। ठोस मैट्रिक्स होता है और ब्लड सेल्स होती हैं। कौन सी, व्हाइट ब्लड सेल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ये इसके अंदर होती हैं। लिम्फोइड उत्तक लिम्फ नोड्स में और जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें सब जगह पाया जाता है। स्प्लीन हमारा मेन लिम्फेटिक टिश्यू है। उसके बाद आता है फाइब्रस टिश्यू, ठीक है ना। फाइब्रस टिश्यू बहुत ही स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है क्योंकि इसमें फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं और स्पेशली कोलेजन फाइबर्स। इसमें बंडल्स होते हैं कोलेजन फाइबर के, और जो साइट्स, ये जो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं हैं ये कम होती हैं और दूर दूर एक लेयर के, इन जो फाइबर्स की जो लेयर्स हैं इनके बीच में स्थित होती हैं। जो फाइब्रस टिश्यू है वो बहुत ही टफ होता है, रेशेदार उत्तक है, और कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, ये एक तो लिगामेंट्स में होता है, स्नायु बंधन। स्नायु बंधन क्या होते हैं, जो हमारी बोन्स को आपस में जोड़ते हैं उसको हम लिगामेंट या स्नायु बंधन कहते हैं। इसी प्रकार जो हमारी बोन्स है उनको कवरिंग या पेरिओस्टियम भी फाइब्रस टिश्यू से बनती है। इसके अलावा किडनी, लिम्फ नोड्स, ब्रेन, मसल्स की फेशिया, ये सब फाइब्रस टिश्यू से बने होते हैं। और इसके अलावा जो टेंडन है, कंडरा जिसको बोलते हैं, कि जो मसल्स को हड्डियों से जोड़ता है, वो भी फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, इसलिए दिखने में व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट कोलेजन फाइबर्स इसमें होती है। इलास्टिक टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू लचीला होगा रबर के समान, और ये पुनरावृत्ति करने में सक्षम है, यानी फैल सकता है और वापस सिकुड़ भी सकता है। इसमें कोशिकाएं कुछ होती हैं, यानी कम होती हैं, बट मैट्रिक्स में फाइब्रोब्लास्ट के अलावा जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, लोचदार फाइबर्स, वो बहुत ज्यादा होते हैं। यह उन अंगों में होता है जहां पर खिंचाव और परिवर्तन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए जो बड़ी ब्लड वेसल्स हैं उसकी वॉल में, सांस की नली में और फेफड़ों में इलास्टिक टिश्यू पाया जाता है। उसके बाद है कार्टिलेज टिश्यू। कार्टिलेज या उपास्थि, ये अन्य संयोजी उत्तक जो अभी तक हमने स्टडी किए उनकी तुलना में मजबूत होती है। इनकी कोशिकाओं को हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ये कोशिकाएं काफी कम होती हैं, फाइबर्स ज्यादा होते हैं, इसमें मैट्रिक्स ज्यादा होता है जिसमें कोलेजन और इलास्टिक दोनों फाइबर्स होते हैं, कोलेजन और लोचदार फाइबर्स दोनों होते हैं। ये 3 प्रकार की हो सकती हैं, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। जो हाइलाइन कार्टिलेज है वो काफी स्मूथ और चिकनी होती है, वो स्ट्रॉन्ग भी काफी होती है। इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स छोटे छोटे समूह में होते हैं, मैट्रिक्स ठोस और चिकना होगा। ये जो हाइलाइन कार्टिलेज है ये जोड़ों के आंदोलन, मतलब आंदोलन का यह मतलब है कि मूवमेंट बहुत तेजी से आराम से हो और लचीलापन हो और चिकनी सतह वहां हो, उसको बनाने के लिए हाइलाइन कार्टिलेज होती है। तो आप देखेंगे जो भी जोड़ हैं वो वहां पर हड्डियां कवर्ड होती हैं हाइलाइन कार्टिलेज से, बिल्कुल कांच के समान, और मूव कर सकती हैं। तो कहां होती हैं ये, पाया जाता है लंबी हड्डियों के सिरों पर जो जोड़ का निर्माण करती हैं। कोस्टल उपास्थि का भी ये निर्माण करता है। कोस्टल कार्टिलेज जो है जहां पर हमारी रिब्स हमारे स्टर्नम से जुड़ती हैं, ठीक है ना, उरोस्थि किसको कहते हैं, स्टर्नम को। तो स्टर्नम से जब जुड़ती हैं तो वहां पर जो कार्टिलेज लगी होती है वो ये हाइलाइन कार्टिलेज होती है। इसके अलावा हमारा लैरिंक्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाई,
यहां पर भी जो कार्टिलेज होती है वो कौन सी होती है? हाइलाइन कार्टिलेज। उसके बाद है फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज थोड़ी सी कुछ कुछ लचीली होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी हाइलाइन कार्टिलेज है, क्योंकि इसमें जो फाइबर्स हैं वो डेंस होते हैं और कुछ लचीले फाइबर या इलास्टिक फाइबर भी पाए जाते हैं। ये पैड के रूप में बहुत अच्छा काम करती हैं। और पैड कहाँ होता है फाइबर्स का, कार्टिलेज का? हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके बीच में पैड्स होते हैं, ठीक है ना, जहां पर जो वर्टिब्राज है आपस में जुड़े होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है उनके बीच में डिस्क होती है, तो वो डिस्क किसकी बनी होती है? फाइब्रो कार्टिलेज की। इसके अलावा जो हमारे जॉइंट्स हैं जैसे शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, वहां पर जो कैविटी है उसके रिम में, कैविटी का जो रिम है वहां भी फाइब्रो कार्टिलेज लगा होता है। उससे वो जो रिम है वो थोड़ी गहरी हो जाती है और जॉइंट स्ट्रॉन्ग बन जाता है। उसके बाद है इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। ये और भी ज्यादा इलास्टिक होगी क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक फाइबर ज्यादा होंगे कोलेजन की बजाय। कॉन्ड्रोसाइट्स भी होंगी, वो बीच बीच में होंगी, और ये काफी लचीली होती है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कान की जो ये वाली जो कार्टिलेज है इलास्टिक कार्टिलेज है, नाक की जो कार्टिलेज है वो इलास्टिक कार्टिलेज है, और जो रक्त वाहिकाओं के अंदर इलास्टिक कार्टिलेज होती है ट्यूनिका मीडिया के अंदर, जो बड़ी रक्त वाहिकाएं हैं ताकि वो फैल सके और सिकुड़ सके। धन्यवाद। ऐसे ही उपयोगी लेक्चर्स देखने के लिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं ताकि आपको इंफॉर्मेशन अपडेट्स मिलती रहें। अपने नोट्स बनाने के लिए, अपने नोट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए mynursingstudents.blogspot.com इस ब्लॉग को विजिट करें। वहां पर आपको सारे जो टॉपिक्स हैं, कंटेंट आपको वहां मिलेंगे। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, और फेसबुक जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लें, तो वहां भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स लेक्चर्स के बारे में मिलती रहेगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।